हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्त, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग जो है क्लास 12th का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, या आप कह सकते हैं क्लास 12th अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, या 12th क्लास का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। और इसके अंदर चैप्टर नंबर 8 को पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 का क्या नाम है? एनपीओ, यानी शॉर्ट में एनपीओ कहते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 का शॉर्ट में एनपीओ नाम है, जबकि लॉन्ग में यानी इसका फुल फॉर्म होता है नॉन प्रॉफिट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऐसी संस्था जिसका मकसद प्रॉफिट अर्न करना, प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, उसको हम एनपीओ कहते हैं, यानी नॉन प्रॉफिट फॉर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे अनाथालय, वृद्धा आश्रम, गुरुद्वारा, स्पोर्ट्स क्लब, जो भी लोग इस संस्था को चलाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, उनका मकसद प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, बल्कि सोशल वर्क यानी सामाजिक सेवा में, समाज सेवा करने में उनका योगदान होता है। उनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। तो आज हम लोग अगर आपको एनपीओ के बारे में डिटेल में जानना है और डीप में जाके गोता लगाना है, तो मैंने पहले जो है ना इस पे पूरा इंट्रोडक्शन जो है ना, मतलब लेक्चर जो है ना वीडियो बना के अपलोड किए हैं, आप जाके देख सकते हैं। आज हम लोग एनपीओ के अंदर एक नया कंसेप्ट को सीखेंगे। कंसेप्ट का नाम है कंज्यूम्ड पार्ट ऑफ स्टॉक, यानी स्टॉक का कितना पार्ट, कितना हिस्सा हमने कंज्यूम किया। कंज्यूम मतलब ये जो एनपीओ है ना, वो कितना कंज्यूम किया है, यह निकालना सीखेंगे। क्योंकि जितना स्टॉक कंज्यूम किया है ना, वो खर्चा है, और उस खर्चा को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाना पड़ेगा। मतलब स्टॉक का कितना हिस्सा कंज्यूम किया है। जैसे एग्जांपल समझिए, जैसे मान लीजिए गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा में डेली जो है ना खाना बनता है, डेली खाना बनता है, ताकि जो जिनको जरूरत हो सके, ताकि जो जरूरतमंद है, गरीब हो, यतीम हो, या जिनको भी लगता है कि मुझे भूख है, मेरे पास पैसा नहीं है, जरूरतमंद जो है ना वो खाना खा सके, तो उनके लिए भाई, उनके लिए अनाज खाना बनाने के लिए अनाज खरीदा जाता है। दाल, चावल, आटा, मतलब साग सब्जी, नमक, मिर्चा खरीदा जाता है कि नहीं? तो पूरे साल में, मतलब एक साल मान लीजिए फाइनेंशियल 18-19 में खरीदा गया, तो 19 में आते आते कितना बच गए, यानी पूरा 18-19 में कितना रुपए का अनाज जो है, मतलब भोजन के रूप में लोग ग्रहण किए, मतलब कंज्यूम किए, उसको निकालना इस चैप्टर के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम लोग सीखेंगे। जैसे मान लीजिए ओपनिंग स्टॉक है 10,000, मान लीजिए 17-18 में बंदा खरीदा था, अनाज खरीदा था, ताकि हम खाना बना सके और उसको लोगों को खिला सके। गुरुद्वारा जो है अनाज खरीदा ताकि हम खाना बनाए, और जो जरूरत, जिनको भूख लगी है या जिनको जरूरत है खाने का, वो खा सके। तो 17-18 में जो क्लोजिंग बच गया, वही 18-19 में ओपनिंग बचेगा। तो हम लोग निकालेंगे कि 18-19 में, मतलब फाइनेंशियल 18-19 में कितने रुपए का अनाज जो है ना, मतलब खाने वाले खाए हैं, यानी कितना रुपया कंज्यूम किया गया, मतलब उपभोग किया गया, खाया गया। ठीक है, एक चैप्टर 18 का, यानी ओपनिंग स्टॉक था 10,000 रुपए का। फिर आगे चल के जो है ना गुरुद्वारा जो है ना 5,000 रुपया का, मतलब कैश प्लस क्रेडिट दोनों मिला के वो अनाज खरीदा 5,000 रुपया का। ठीक है, उसके बाद वैसे तो सेल करने का मतलब नहीं बनता, चूंकि एनपीओ है, तो इसके अंदर भाई हम नॉर्मल बिजनेस तो है ना, है ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट तो है ना, कि भाई बिजनेस किया मकसद है प्रॉफिट कमाने के लिए, ये तो एनपीओ है। वैसी संस्था जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, फिर भी मान लीजिए अनाज खरीदा है, मान लीजिए गुरुद्वारा जो है अनाज खरीदा है, और अनाज ज्यादा हो गया, उसको लग रहा है कि भाई मुझे अब अनाज जो है सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, उससे बढ़िया कि बेच दो, तो सेल किया। तो जब अनाज हम सेल करते हैं, मतलब गुड्स, मान लीजिए गुड्स मतलब स्टॉक अगर सेल करते हैं तो क्या होगा भाई? स्टॉक सेल करते हैं तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट होगा। कैश अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, चूंकि स्टॉक कम हो रहा है ना, टू स्टॉक अकाउंट, क्योंकि सेल तो करने का पर्पस है नहीं कि सेल करेंगे, तो सेल अकाउंट ओपन तो करेंगे नहीं, क्योंकि नॉर्मल बिजनेस है नहीं, एनपीओ है। एनपीओ का मतलब ऐसी संस्था जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। जब मतलब प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो सेल अकाउंट तो ओपन कर नहीं सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना, तो टू स्टॉक करेंगे। तो हम अगर स्टॉक करेंगे ना, मान लीजिए अगर स्टॉक को बेचते हैं, तो याद रखना हमेशा जो है ना बुक वैल्यू लिखा जाएगा। हमेशा जो अमाउंट है ना, क्या लिखा जाएगा? बुक वैल्यू लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे सेल वैल्यू भी दिया है और बुक वैल्यू भी दिया है, तो जो यहाँ पे है ना सेल दिखा रहा है 5 लाख का सेल किया गया, 5 लाख नहीं लिखेंगे, क्योंकि सेल वैल्यू कभी नहीं लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जब भी अमाउंट लिखेंगे तो बुक वैल्यू, और बुक वैल्यू कितना है? 2,000 रुपया, तो 2,000 रुपया लिखेंगे। ठीक है, 10,000 का ओपनिंग स्टॉक था, 5,000 रुपया का और खरीदा गया, कैश प्लस क्रेडिट मिला के 2,000 रुपया का सेल कर दिए। ठीक है, और आखिरी में बच गया 8,000 रुपया का स्टॉक बच गया। तो पूरे साल में कितने रुपया का स्टॉक जो है कंज्यूम किया गया है, मतलब कितने रुपया का अनाज जो है बना है और गरीबों में बांटा गया है, यानी जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाया गया है।
तो 10,000 था प्लस 5,000, 15,000, 15,000 में 2,000 सेल कर दिए, तो 15,000 2,000 निकल गया, 13,000 बच गया। 13,000 में से 8,000 तो मेरे पास स्टॉक है, इसका मतलब 13 में से 8 निकल, 8 5 13 यानी 5,000 रुपया का पूरे साल में हम ऐसे एज्यूम बेस पे बना रहे हैं। वैसे अमाउंट कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है, मतलब 5 लाख भी हो सकता है, 6 लाख के परचेज हो सकता है, ओपनिंग स्टॉक 10 लाख का हो सकता है, अलग अलग, मैं तो आपको समझाने के लिए बताया हूँ। तो 5,000 रुपया के जो है स्टॉक जो है कंज्यूम किया गया, यानी 5,000 रुपया का पूरे साल में, पूरे 18-19 में 5,000 रुपया का क्या बना है, खाना बना है और उसे उपभोग किया गया है। तो ये खर्चा है, और खर्चा है तो हम कहां भेजेंगे, ट्रांसफर टू डेबिट साइड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में भेजेंगे। तो चलिए इसको कैसे निकालते हैं, जो मतलब कंज्यूम पार्ट को कैसे निकालते हैं देखते हैं। कंज्यूम पार्ट निकालने के लिए जो है ना स्टॉक अकाउंट बनाते हैं। तो चलिए स्टॉक अकाउंट कैसे बनाते हैं ये सीखते हैं, ठीक है, इसको हटाते हैं। देखिए एनपीओ है, इसका मकसद प्रॉफिट कमाना तो है नहीं, और कंज्यूम पार्ट निकालना है। तो जितना कंज्यूम किया गया, स्टॉक का कितना पार्ट कंज्यूम किया गया वह खर्चा होता है, और उसको भेजना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में। और स्टॉक क्या होता है, चलिए स्टॉक अकाउंट बना के देखते हैं। स्टॉक क्या होता है, स्टॉक अकाउंट जो होता है वो एसेट होता है, और एसेट में करेंट एसेट होता है। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो करेंट एसेट के अंदर दिखाते हैं स्टॉक, तो स्टॉक एसेट है, और एसेट का ओपनिंग क्या होता है, डेबिट होता है। तो हमेशा ओपनिंग को किधर लिखेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में लिखेंगे। और स्टॉक का क्लोजिंग क्या होता है, स्टॉक क्लोजिंग को क्रेडिट साइड में लिखते हैं, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि क्रेडिट साइड में हमेशा बाय शुरू करते हैं और डेबिट साइड में हमेशा टू से शुरू करते हैं। तो स्टॉक एसेट है, एसेट का ओपनिंग हमेशा डेबिट साइड में लिखते हैं, और स्टॉक का क्लोजिंग, एसेट का क्लोजिंग हमेशा क्रेडिट साइड में लिखते हैं। फिर हमने कितना रुपया का स्टॉक परचेज किए हैं, तो जब हम स्टॉक परचेज करते हैं, कोई सामान परचेज करते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम स्टॉक, वैसे हम सामान नॉर्मल बिजनेस में जब गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे चूंकि एनपीओ है, जब हम स्टॉक परचेज करेंगे तो क्या कहेंगे, जब हम अनाज वनाज जो भी खरीदेंगे तो उसको स्टॉक अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक है। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, स्टॉक डेबिट साइड में है तो टू कैश अकाउंट करेंगे, और जितने रुपए के में आपने कैश में खरीदे वो इसमें अमाउंट लिख दीजिएगा। फिर कितने रुपए का आपने उधार में स्टॉक खरीदे हैं उसको स्टॉक अकाउंट के डेबिट साइड में टू क्रेडिट परचेज लिख दीजिएगा। फिर कितना रुपए का आपने बेच दिया, मान लीजिए हम समझाए ना कि अनाज खराब ना हो जाए इसके लिए वो बेच दिया, तो पैसा है बैंक अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, स्टॉक क्रेडिट साइड में है तो बाय सेल अकाउंट, ठीक है। कितना रुपए का, तो हमेशा बुक वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, बुक वैल्यू लिख देंगे, क्लोजिंग स्टॉक लिख दिए। अब इसको जोड़िए और इन दो फिगर को जोड़िए, जो फिगर डिफरेंसेज आएगा ना वो इसका मतलब, जो डिफरेंसेज आएगा उसका मतलब उतने रुपए का स्टॉक जो है पूरे साल में कंज्यूम किया गया है। तो कंज्यूम किया गया तो खर्चा है, तो हम क्या करेंगे, उस खर्चा को हम क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में भेजेंगे। तो हम क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, स्टॉक क्रेडिट साइड में, तो बाय लिखेंगे बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और उससे नीचे लिख देंगे कंज्यूम पार्ट, इतना कंज्यूम किया गया है। फिर चूंकि खर्चा होता है, तो जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे ना तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड में लिख देंगे टू कंज्यूम पार्ट ऑफ स्टॉक, यानी स्टॉक का कितना पार्ट कंज्यूम किया गया है और उसका अमाउंट जो है यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। फिर आप कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन में ट्विस्ट दे देता है, क्या दे देता है कि क्वेश्चन में क्या करता है ना, ये जो क्रेडिट परचेज है ना, कितना रुपए का उधार में परचेज किए, या क्वेश्चन में हाइड कर देता है, बताता ही नहीं है। जो आपसे एग्जामिनर जब एग्जाम लेगा ना तो स्टॉक अकाउंट वहां पे बनाना पड़ेगा, कंज्यूम पार्ट निकालने के लिए स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो जब स्टॉक अकाउंट में क्या करेगा, जैसे कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज मिलकर होता है टोटल परचेज, यानी टोटल परचेज बराबर क्या, कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज इक्वल टू टोटल परचेज। तो मान लीजिए वो आपको दे देगा भैया, कह देगा कि टोटल क्रेडिट परचेज देगा ही नहीं, कहेगा क्रेडिट परचेज निकालिए, कितना रुपए का स्टॉक जो उधार में खरीदा गया है, तो निकाल लेंगे। तो उसके लिए हमको क्या पता क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट परचेज निकालने के लिए क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, क्रेडिट परचेज, कितना रुपए का स्टॉक जो है परचेज किया गया उसको निकालने के लिए क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। और क्रेडिटर्स क्या होता है, लायबिलिटी होता है, और लायबिलिटी में करेंट लायबिलिटी होता है। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, करेंट लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं क्रेडिटर्स अकाउंट। तो मान लीजिए यहाँ पे क्रेडिटर्स जो है सोहन है, तो क्रेडिटर्स सोहन है, मान लीजिए 16-17 फाइनेंशियल ईयर 16-17, 17-18 और 18-19 है, ठीक है। ये नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर कर देते हैं इसको, ये करेंट ईयर है और ये प्रीवियस ईयर है, ठीक है। तो कह रहे हम लायबिलिटी का, क्रेडिटर्स क्या लायबिलिटी है, लायबिलिटी का ओपनिंग क्या होता है, लायबिलिटी का ओपनिंग हमेशा क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बिल लिखते हैं, तो बाय ओपनिंग क्रेडिटर्स, यानी 16-17 में सोहन से एनपीओ जो है, यानी कोई भी व्यक्ति 16-17 में कुछ सामान उधार खरीदा था, उसको पेमेंट नहीं किया गया था, तो 17-18 के लिए वो ओपनिंग बन गया। तो लायबिलिटी का ओपनिंग हमेशा क्रेडिट साइड में लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, बाय ओपनिंग क्रेडिटर, और उसका अमाउंट लिख देंगे। फिर 17-18 में लास्ट होते समय कुछ मतलब सामान खरीदा गया, पेमेंट नहीं किया गया है, तो मतलब क्रेडिटर्स क्लोजिंग स्टॉक
तो ओपनिंग डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और क्रेडिटर्स लायबिलिटी, लायबिलिटी का क्लोजिंग किधर लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। क्या लिखते हैं, टू क्लोजिंग क्रेडिटर। यानी 17-18 में सामान खरीदे लेकिन कुछ पेमेंट नहीं किए हैं, तो क्लोजिंग बन गया ना, तो लायबिलिटी का ओपनिंग क्रेडिट साइड में लिखते हैं, लायबिलिटी क्लोजिंग किधर लिखते हैं, डेबिट साइड में। टू क्लोजिंग क्रेडिटर्स, इतना रुपया क्लोजिंग है। उसी प्रकार 16-17 में 16-17 एसेट का ओपनिंग किधर लिखते हैं, डेबिट साइड में। तो 16-17 में 17-18 के नाम पर कुछ 16-17 में ही सोहन को पैसा दे दिए थे कि हमको माल देना। तो 17-18 के लिए हम मेरा एसेट है भाई, उस समय एसेट माने होंगे। 16-17 में पैसा एडवांस दे दिए थे क्रेडिटर्स को, तो 16-17 में एसेट माने होंगे, और लायबिलिटी बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाए होंगे। तो अब 17-18 के लिए ओपनिंग बन गया, तो एसेट का ओपनिंग क्या होता है, डेबिट साइड में लिखते हैं। एसेट को ओपनिंग को हमेशा डेबिट साइड में लिखते हैं। टू एडवांस टू सप्लाई, कितना सप्लायर को, सोहन को कितने एडवांस दिए, जिससे आप माल खरीदते हो ना, उसको हम सप्लायर बोलते हैं। ठीक है, परचेजर को, जिससे आप परचेज करते हो उसको सप्लायर बोलते हैं। तो कितना एडवांस दिए ओपनिंग, उसको यहाँ पे लिख देते हैं। फिर 17-18 में 18-19 के लिए कितना एडवांस दे दिए, वो 17-18 के लिए क्लोजिंग बन जाएगा। तो एसेट का ओपनिंग डेबिट साइड में लिखते हैं, और एसेट का क्लोजिंग किधर लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। तो बाई एडवांस टू सप्लाई, क्लोजिंग के समय पे इतना दे दिए, लिख दिए थे। हमेशा याद रखिएगा क्रेडिटर्स क्या है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी को ओपनिंग हमेशा क्रेडिट साइड में, और लायबिलिटी क्लोजिंग हमेशा डेबिट साइड में। उसी तरह एसेट का ओपनिंग हमेशा डेबिट साइड में, और एसेट का क्लोजिंग हमेशा क्रेडिट साइड में लिखते हैं। फिर उसी प्रकार हमने पूरे साल में 17-18 में कितना रुपया क्रेडिटर्स को दिए हैं, तो हम क्या करते हैं भाई, लायबिलिटी घट रहा है, जब क्रेडिटर्स को हम पेमेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और यहाँ पे तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ओपन करना है एनपीओ के अंदर, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो क्रेडिटर डेबिट साइड में तो टू लिखेंगे, टू रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और जितना रुपया आप पेमेंट किया हो क्रेडिटर्स को यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद जो बच जाएगा इसको जोड़िए, और इसको जोड़ने के बाद इधर क्रेडिट साइड में कुछ ना कुछ बैलेंस जो है डिफरेंस से जाएगा, बैलेंसिंग फिगर पूछेगा, तो हम पता है क्या लिखेंगे, कितने रुपए का आपने उधार खरीदे हो। तो उधार जब खरीदते हो तो हम क्या करते हैं, एंट्री स्टॉक अकाउंट डेबिट या परचेज अकाउंट, क्योंकि परचेज तो करेंगे नहीं, यहाँ पे क्या करेंगे, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर क्रेडिट साइड में तो बाय लिखेंगे, बाय क्रेडिटर क्रेडिट परचेज, कितना में क्रेडिट परचेज किए, या बाय स्टॉक भी लिख सकते हो आप, बाय क्रेडिट परचेज या बाय स्टॉक लिख सकते हो, लेकिन बाय स्टॉक ही लिखना, बाय स्टॉक। और कितना रुपया आएगा वो बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा, और इसे कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, ऊपर ट्रांसफर टू स्टॉक। स्टॉक अकाउंट बनाएंगे तो डेबिट साइड में टू क्रेडिट परचेज लिख देंगे। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं कंज्यूम पार्ट ऑफ स्टॉक, स्टॉक का कितना पार्ट कंज्यूम किया गया है, स्टॉक अकाउंट बना के ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी यदि समझ में नहीं आया तो मेरे को मुझे ना जरूर पूछिएगा। देखिए एक चीज बता दूं, आज की इस लेक्चर में भाई एनपीओ, हम सबको पता है कि एनपीओ मतलब वो ऐसी संस्था जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। तो मान लीजिए एक गुरुद्वारा है, ये अपने यहाँ खाना बनाता है ताकि वो गरीब आदमी खा सके, जो भूखे हैं, मतलब भूखे आदमी को खाना खिलाया जा सके। तो पूरे साल मान लीजिए 18-19 में कितने रुपए का खाना बन के हमने लोगों को खिला दिया, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टॉक का कितना हिस्सा हमने लोग कंज्यूम कर लिए। उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, स्टॉक अकाउंट बनाते हैं। और स्टॉक अकाउंट में मान लीजिए आपने अनाज कुछ बच गया, उसको बेच दिए। तो जब भी बेचते हैं ना अनाज को, मतलब कुछ भी एनपीओ के अंदर जब आप स्टॉक को बेचते हैं तो हमेशा बुक वैल्यू लिखना है। तो बेचते हैं तो क्या करते हैं, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, स्टॉक क्रेडिट साइड में, तो बाय कैश या बैंक अकाउंट करेंगे और हमेशा बुक वैल्यू लिखेंगे। आप चाहे 5 लाख में बेच दो, 10 लाख में बेच दो, 1 करोड़ में बेच दो, 2 करोड़ में बेच दो, 5 करोड़ में बेच दो, लेकिन अगर बुक वैल्यू 5000 है तो 5000 ही लिखेंगे। ठीक है। और कभी कभी क्या करता है, एक क्रेडिट परचेज जो है मिसिंग दे देता है, मतलब बताता है, पूछता है, क्वेश्चन पूछेगा कि भाई आप क्रेडिट परचेज निकालिए, कितना में उधार, कितना रुपए का स्टॉक जो है उधार खरीदा गया है। तो उधार कितना रुपया खरीदा गया है उसको निकालने के लिए हमेशा क्रेडिटर्स अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, हमेशा क्रेडिटर्स अकाउंट बनाते हैं, तो उधार का पता चल जाता है। एक चीज हमेशा दिमाग में बैठाइएगा कि एसेट का ओपनिंग हमेशा डेबिट साइड में लिखते हैं और एसेट का क्लोजिंग हमेशा क्रेडिट साइड में लिखते हैं। उसी तरह लायबिलिटी का ओपनिंग हमेशा क्रेडिट साइड में लिखते हैं और लायबिलिटी की क्लोजिंग हमेशा डेबिट साइड में लिखते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना। फिर भी यदि कोई दिक्कत हो बाबू तो हमसे जरूर पूछना, कमेंट करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाय, फिर कल मिलते हैं, बाय।